हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ आरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो क्वेश्चन आया उसका सलूशन। और आपको पता हो ये पार्ट 2 है इसका। इससे पहले इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिससे मैं इससे पहले का क्वेश्चन 54 तक मैंने करा रखा है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है और इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। एक बार अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को करके देखिए, जो 55 नंबर क्वेश्चन है उसको करके देखिए, फिर आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि इस एग्जाम में कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, है ना। चलिए, आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी भी टाइम है, वीडियो पॉज करेंगे कर लेंगे। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का और एएलपी का, साथ साथ एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, सबका पेपर ऑलरेडी मैं इस चैनल पर डिस्कस करा चुका हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, तो अभी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेस्ट में क्रिस दो सवालों को जवाब देने हैं। पहले सवाल का सही जवाब देने की प्रायिकता 1/5 है। यदि वो पहले सवाल का सही जवाब देता है तो उसके दूसरे सवाल के सही जवाब देने की प्रायिकता 5/6 है। ठीक है, यदि क्रिस पहले सवाल का गलत जवाब देता है तो उसके दूसरे सवाल के सही जवाब देने की प्रायिकता 1/4 है। तो मुझे निकालना है क्रिस के दूसरे सवाल का गलत होने की या गलत जवाब देने की प्रायिकता क्या है। मुझे क्रिस जो दूसरा सवाल दे रहा है उसका जवाब गलत देने की क्या प्रायिकता है। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब मैं सी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब करेक्ट हुआ, इसका मतलब होता है करेक्ट, है ना। और जो डब्ल्यू लिखूंगा इसका मतलब होगा रॉन्ग, है ना। ठीक है, एक लिख रहा हूँ तो पहला क्वेश्चन और 2 लिख रहा हूँ तो दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इतनी एक्सप्लेनेशन आपको समझा दिए। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है ये कि पहले सवाल प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/5। तो अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग होने के, पहले क्वेश्चन के गलत होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी ना भाई। देखिए, आगे कह रहा है कि यदि वो पहले सवाल का सही जवाब देता है तो दूसरे सवाल का सही जवाब देने की प्रायिकता 5/6 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो पहला सवाल करेक्ट करता है तो दूसरे सवाल के करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो है, इसको हम इस रूप में लिखते हैं C2/C1। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये तभी होगा जब 2 मिनट, ये तभी होगा जब ये ऑलरेडी घट चुका है तब ये घटेगा। समझ रहे हैं, मतलब पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी सही हो चुका है उसके बाद इसकी प्रायिकता ये है कि ये दूसरी सवाल भी सही देगा, 5/6 होता है ना। तो इस पर लिखेंगे इसको PC2/C1। इसका मतलब ये होगा कि जो C1 है मतलब पहला क्वेश्चन करेक्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद C2 के करेक्ट होने की संभावना 5/6 है। ठीक है, देखिए, तो मुझे निकालना क्या है कि दूसरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें कि दूसरा क्वेश्चन गलत होगा जब पहला क्वेश्चन सही हो, उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 - 5/6 बराबर 1/6 लिख सकते हैं ना भाई। ठीक है, आगे कह रहा है तीसरा लाइन, ये लाइन कह रहा है कि यदि क्रिस पहले सवाल का सही जवाब नहीं देता है, मतलब कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ जब पहला सवाल उसका गलत हो, रॉन्ग हो जाए, तो दूसरे सवाल का सही जवाब देने की प्रायिकता C2 बराबर हो जाएगा C2/W1 1/4। अगर मुझे निकालना क्या है, दूसरे सवाल का गलत होने की प्रायिकता। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा सवाल आया है तो यहाँ पे हो गया, सही हो गया दूसरा सवाल। लेकिन मुझे क्या निकालना है कि जो दूसरा सवाल गलत होना चाहिए, है ना। तो मैं निकालूंगा कि PW2/W1। इसका मतलब हुआ कि जब पहला गलत हो रहा था तब दूसरों के गलत होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 1 - 1/4, है ना, बराबर हो जाएगा 3/4। देखिए, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि जो दूसरा सवाल है वो किसी भी हालात में गलत होना चाहिए, है ना। तो उसका क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। पॉसिबिलिटी अगर मैं मानूँ कि 1 और 2 सवाल है तो इसका क्या पॉसिबिलिटी बनेगा कि पहला सही होगा दूसरा गलत हो गया, या दूसरा भी गलत होगा, पहला भी गलत है या दूसरा भी गलत है। ये 2 पॉसिबिलिटी बनेगी कि या तो पहला सही है और दूसरा गलत है। ये भी सही है कि मतलब इसमें से दूसरा गलत हमसे पूछा जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दूसरा सवाल गलत हो, तो मुझे सिर्फ दूसरा पर ध्यान देना है। तो पहला सही भी हो सकता है, पहला गलत भी हो सकता है। दोनों केस बनेगा। जब दोनों केस बनता है या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना। तो इसमें या केस में प्लस आता है, जैसे कि पहला मैं मानता हूँ कि पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, कि पहला क्वेश्चन सही है। पहला क्वेश्चन का सही होने की प्रायिकता कितनी है, 1/5 यहाँ पे है ना लिखा हुआ।
अब बोला कि जब पहला क्वेश्चन सही है तो दूसरा क्वेश्चन गलत होने की क्या अपेक्षित है। जब पहला क्वेश्चन यहाँ पर सही, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर जब पहला क्वेश्चन सही है तो दूसरा गलत होने की क्या अपेक्षित है, 1/6, 1/6 हो गया। प्लस फिर अगर पहला यहाँ लिखता हूँ और दूसरा यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन, तो पूछ रहा है कि आप एक केस तो ये हो गया जब पहला सही हो दूसरा गलत हो, एक केस और होगा जब पहला भी गलत हो दूसरा भी गलत हो। तो पहला गलत होने की क्या प्रायिकता है, 4/5 है ना, 4/5, 4/5 और गुणे, और दूसरा के गलत होने की क्या प्रायिकता है, जब पहला गलत हो। तो जब पहला गलत हो दूसरा गलत होने की प्रायिकता क्या है, 3/4, 3/4। अब इसको सोल्व कर लेंगे, हो जाएगा 1/30। अब प्लस इसलिए लिखा मैंने कि और यहाँ पे आएगा कि या तो ये पॉसिबिलिटी होगी या तो फिर ये पॉसिबिलिटी होगी, दोनों पॉसिबिलिटी के लिए चलना है। तो या के केस में प्लस आता है, और जब ये और आता है, मतलब जब एंड के केस में आता है वो गुना होता है, और के केस में प्लस होता है। ठीक है, तो 4/5 इंटू 3/4, ये 4 से ये 4 खत्म, तो आ जाएगा 19/30। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और जो लोग प्रोबेबिलिटी में जिनका हाथ करे हैं तो उनको तो भाई लग गया होगा कि ये क्वेश्चन छोड़ के ही आना है, लेकिन जिनका अच्छा भी है प्रोबेबिलिटी वो आप देख रहे होंगे कितने अच्छे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि मैं इस क्वेश्चन को बना पाऊँ आगे क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए जिनको दिखने में दिक्कत हो रही है वो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला ये क्वेश्चन कुछ नहीं है भाई, इसमें की सिर्फ कैलकुलेशन है, तो आप खुद से कर लेंगे, ये आपका होमवर्क हो गया। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि साइन के पावर 8 थीटा माइनस कोस के पावर 8 थीटा, और यहाँ पे साइन के पावर 4 थीटा बटे। ठीक है, जब मैं साइन लिख रहा हूँ तो एस लिखूंगा और कोस को सी लिखूंगा। ठीक है भाई, ताकि शॉर्ट में लिखता हूँ तो ठीक लगता है। एग्जाम में भी आप ऐसे लिखें कि आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े, साइन को मैं एस लिख लिया, कोस को सी लिख दिया। ठीक, देखिए यहाँ पर अगर मैं ए मानूँ इसको और इसको बी मानूँ, तो आप देख रहे हैं कि ए के पावर 4 के स्क्वायर और बी के पावर 4 के स्क्वायर। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि साइन के पावर 4 और प्लस कोस के पावर 4 इंटू साइन के पावर 4 माइनस कोस के पावर 4, और गुना में क्या है, गुना में है 1 साइन के पावर 4 और प्लस कोस के पावर 4। ठीक है, और प्लस 2 कोस के पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से हम काट सकते हैं कि ये पूरा टर्म से ये पूरा टर्म खत्म। अगर मैं इसको और शॉर्ट करूँ इसको, फिर इसको अगर तोड़ना चाहूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो हो जाए कितना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इंटू को साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर प्लस 2 कोस स्क्वायर। आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर और प्लस 2 कोस स्क्वायर। तो एक कोस स्क्वायर से एक कोस स्क्वायर खत्म, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर। मैंने गलत तो नहीं किया कहीं, ये कह कि ये गलत आंसर आ रहा, थोड़ा सा मुझे लगता है एक आंसर होना चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होना चाहिए। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे क्या किया, साइन कर दिया यहाँ पे 2 मिनट भाई। यहाँ पे मैंने किया कि साइन के पावर 4 और कोस के पावर 4, साइन के पावर 4 माइनस कोस के पावर 4 हट गया, तो ये टर्म से ये टर्म खत्म, और इसको तोड़ूंगा साइन के स्क्वायर और कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर और प्लस 2 कोस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सही है भाई, इसका एक आंसर होना चाहिए है ना। आप लोग इसे चेक कर लेंगे, मैंने सही किया है और इसका आंसर 1 होना चाहिए, ये गलत दे दिया आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं हुई है तो आंसर सही है। तो ये वाली आंसर होगी, पहली वाली। ठीक, क्योंकि आप भी देख रहे हैं ना कि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको पता होगा कैसे सॉल्व करना, आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि किसी त्रिभुज के 3 कोण 2x + 5x डिग्री और 3x - 17 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अगर मान लो कि A + B + C है 3 कोण, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम ऐड कर देंगे तो 2x 3x 3 3 6x है ना, 6x हो जाएगा, और प्लस 5 माइनस 17 तो हो जाएगा -12 बराबर 180। अगर 6x बराबर कितना हो जाएगा, 180 और प्लस 12, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 30 और प्लस 14 2 हो जाएगा 32 डिग्री है ना। यहाँ से x की वैल्यू 32 हो जाएगी भाई, ये भी फिर गलत दे रखी है, 32 हो जाएगी। ठीक है, इसमें पूछा है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिनको पता है इसका
फॉर्मूला तो आप कर लेंगे, नहीं पता है तो ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे एक सबसेट दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है एस करके, जो ये पूरा 8 डिजिट का सेट है। तो इससे पूछ रहा है घात समुच्चय पीएस में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो पावर ऑफ सेट की संख्या मुझसे पूछा जा रहा है, तो पीएस बराबर होता है एक फार्मूला होता है 2 की पावर n। तो जितनी नंबर ऑफ अवयव होता है या जितनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे होता है इसमें, उस 2 के पावर उतना हो जाता है उसका पावर सेट, है ना। तो यहाँ पे 8 अवयव है, तो 2 के पावर 8 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 256। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि a बराबर 18, d बराबर 30 और 30 है, तो समांतर श्रेणी में AP के प्रथम 6 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम 6 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो SN बराबर क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फार्मूला होता है, आपको पकड़ नहीं पता तो आप लिख लेंगे। और ये SN का हुआ मतलब होगा कि जितने पद आपको n पदों तक अगर सम निकालना है n पदों का, तो SN का फार्मूला होता है। लेकिन आपसे पूछा कि nवां पद निकालना है, Tn का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब इसमें हम बैठा देंगे इस फार्मूले पे। तो n कितना दे रखा है, 6 पद, तो 6/2 और 2a कितना, a कितना 18, तो 2a हो जाएगा 18 × 36 प्लस n कितना है 6 में से 1 गया तो 5 इंटू d कितना है 30। ठीक है, अब निकाल लेंगे 3 और 30 पंचे 150 और 150 प्लस 36, 150 और प्लस 36 कितना हो जाएगा 186, 186 और 3, तो 36 18 18 54 1 55 598। ठीक है, आगे आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक डाटा दिया गया है ये पूरा। ठीक है, और आप इस डाटा में आपको कभी ABC का मानक विचलन निकालना है, कभी DEF का निकालना है, कभी ABCDE को निकालना है, और कभी पूरा डाटा का मानक विचलन निकालना है। जो भी कैटेगरी दे रखा है उसका मानक विचलन निकालना है, और उसका जो मानक विचलन आएगा उसको मैच करना है। मान लो कि इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आएगा। मैं आपको बताता हूँ एक का करके, आप बाकी का खुद कर लेंगे। मैं पूरा डाटा का निकाल के बताता हूँ आपको कि इसका एक वाला का आंसर निकाल के दिखाता हूँ कि एक का कौन सा होगा। ठीक है, चलिए मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन जिसको SD बोलते हैं आप, ये होता है √x i माइनस, या म्यू बोल सकते हैं इसको, स्क्वायर बट्टे n, है ना। आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक साइड मतलब हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, म्यू मतलब हुआ है कि जो मीन दे रखा है, और दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, और इसका रूट अंडर करेंगे, उसके बाद n से भाग देंगे जितना नंबर ऑफ, मतलब जो ऑब्जेक्ट मुझे दे रखा है। ठीक है, जो डाटा दे रखा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं इसका अब मुझे मीन निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वेरिएशन मेथड से मीन निकालता हूँ। मैंने मीन मान लिया, जो उसका 50 मान लिया। ठीक है, अब इसको एडजस्ट कर दूंगा। कैसे करूँगा, देखिए ये 48 जो है वो 48 में से 50 गया तो कितना हो जाएगा -2, और 50 में 50 गया तो 0, और 52 में से 50 गया तो 2। आप जैसे मीन निकालते हो वैसे निकालो, सबको ऐड करके सबसे भाग कर सकते हैं। मैं ऐसे निकालता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। इसको बोलते हैं मतलब एडजस्ट करना, वेरिएबल जहाँ भी ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है उसको एडजस्ट कर देना। ठीक है, किसी दिन इस पर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें आपको समझाऊँगा कि क्या करना। ठीक है, 55 में से 5 गया तो +5, और 60 में से 50 गया तो कितना हो जाएगा +10, और 65 में से 50 गया तो +15। तो ये 2 से ये 2 खत्म, अब 15 5 20, और 20 10 30 हो जाएगा 30 और 6 में बट रहा है तो 30 भागा 6 हो जाएगा 5। इसका मतलब जो मीन निकल गया वो 50 + 5 बराबर 55 निकल गया। अब मुझे निकालना है SD निकालना है। ठीक है, तो SD कैसे निकालेंगे, देखिए अब 55 को 48 में से 55 गया कितना हो गया, 48 और 55 का डिफरेंस कितना है 7, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, प्लस हो जाएगा 50 में से 55 गया तो 5 का स्क्वायर 25। अब मैं डायरेक्ट लिखते चलता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करते। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, 52 और 55 का डिफरेंस होगा 3, और 3 का स्क्वायर 9, प्लस 55 फिर आ गया, 55 में से 55 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0, और प्लस अगर 60 हो गए यहाँ पे, 60 और 55 का डिफरेंस कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर 25, और 65 55 का डिफरेंस 10, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये आ गया। इसका रूट अंडर लेंगे और इसको 6 से भाग देंगे। ठीक,
तो अगर निकालते हैं तो 25 25 50 50 और 100 150 150 और 49 कितना हो जाएगा 199 199 और 8 199 और 8 कितना हो जाएगा 208। ठीक है 208। आप उसको कर लीजिए। ठीक है भाई, अब इसको 6 से भाग देंगे, ये n पूरा रूट के अंदर आता है। ठीक है, आप 208 को 6 से भाग देंगे। 6 कितने मतलब होगा 6 दूना 18 और 36 18 और 2 और 8, तो 300 कुछ के आसपास आ रहा है। ठीक है, इसको काटेंगे कितना कट जाएगा भाई, भाई कैलकुलेशन है बस, आपको करना है। ये कैसे करेंगे, मैं तो कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा। ये 6 तो हो गया, और मैं एक बार फिर से जो ऐड कर लेता हूँ। 100 25 125 125 और 150 150 और 49 199 199 और 9 100 208 208 बटे 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 18 और 36 18 हो जाएगा 2 और 8 6 पंजे 30, मतलब रूट 35 के आसपास आएगा। ठीक है, अगर रूट 35 के आसपास आ रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखा है यहाँ भी, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। जैसे रूट 35 आ गया तो रूट 35 के आसपास, मतलब रूट 35 से थोड़ा छोटा होगा, तो रूट 35 के आसपास क्या होगा 5 और 6 के बीच कोई संख्या होगी जो इसको मीट करेगी, मतलब पहले कंडीशन को। देखिए 5 और 6 के बीच कोई संख्या है जो एक ही संख्या है जो इसको मीट कर रही है, तो एक का ए आंसर हो जाएगा ये वाली। बाकी का जैसे मैंने बताया, और आप बाकी का भी निकाल सकते हैं, 4 का लेकर 2 का लेकर 3 का लेकर, है ना, उन तीनों का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक अर्धगोला कटोरे में, मैं आपको बताता हूँ, पहले फिगर बनाता हूँ। एक अर्धगोलाकार कटोरे में 992 π/3 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गेंद को कटोरे में डाला जाता है तो पानी का स्तर कटोरे की ऊंचाई तक बढ़ जाता है और कटोरे से कोई अतिरिक्त पानी का बाहर नहीं निकलता है। तो कटोरे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक अर्धगोलाकार कटोरा इसे, ठीक, और उसमें कुछ इस हिस्सा तक पानी भरा हुआ है। ठीक, पानी ऑलरेडी भरा हुआ है। इसमें क्या हुआ, एक छोटा सा गोला या जो भी गेंद बोलिए, जो जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, उसको इसमें डाल दिया गया। तो डालने के बाद क्या हुआ, डालने के बाद ये जो ये गोला, ये पानी, ये मतलब सॉरी, ये जो गोला है, ये अगर अंदर आया, इसमें अगर आया तो पानी का स्तर जो होता है वो इक्वल हो गया, मतलब यहाँ पर गोला है और ये बराबर हो गया, लेकिन पानी बाहर, एक भी बूंद पानी बाहर नहीं आया। तो आपको बताना है कि जो बड़े वाला है, ये अगर मैं इसको बड़ा आर मानता हूँ, ठीक, तो बड़े कटोरे की त्रिज्या निकालनी है मुझे। ठीक है, तो देखिए, तो बड़े कटोरे की जो त्रिज्या होगी क्या होगी, जो पानी ऑलरेडी इसमें था वो, और ये जो छोटा वाला गोला है उसका त्रिज्या, क्योंकि वो गोला आया तो टोटली भर दिया है ना, भर दिया मतलब टोटली फिल कर दिया इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर छोटा, अगर मैं बड़ा, इसका बड़े कटोरे का त्रिज्या अगर निकालना जाऊँ वॉल्यूम, अगर बड़े मतलब जो बड़े कटोरा है उसका वॉल्यूम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई और बड़ा आर के क्यूब, और किसके बराबर होगा कि जो पानी भरा हो उसका, और जो ये छोटा वाला गोला उसमें डाला गया उसके सम के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा 992 π/3 प्लस 4/3 पाई, आर क्या है, आर है 2 या 2 के क्यूब 8। अब इसको कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 × 32, अब 32 और 92, 2 2 4 और 9 19 99 और 3 कितना हो जाएगा 102, 1024 π/3। अब इसको चलिए, अब इसको काट देते हैं। देखिए ये पाई और 3/3, तो ये पाई और बटे 3 खत्म। ठीक है, अगर मैं इसको आर क्यू के बराबर रखूँ तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1024/2, इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 512। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या निकला, आर का वैल्यू निकल गया 8 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये आंसर हो जाएगा भाई। ये तो कभी कभी आंसर नहीं होगा, किसमें गलत मार्क दे रखा है, क्योंकि आप देखो ना कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है तो ऑलरेडी इसमें डाल ही रहे हैं, तो छोटे गोले का त्रिज्या कैसे 2 सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कुछ ये सारे सवाल जो मैं करा रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए के पावर 3/2 एक्स और +3 के लिए ए के सभी संभावित मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए ताकि वो द्विघात समीकरण हो जिसमें विभक्तर 28 दे रखा हो। देखिए आपको समीकरण ने दे रखा है और आपको विभक्तर मतलब डी निकालना है, डी का वैल्यू भी दे रखा है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर बी क्या है, बी जो है वो एक एक्स स्क्वायर का जो को फैक्टर है, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो आप, समझ लो इसे। यहाँ पे जो बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है और जो ए है वो जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और सी जो है वहाँ पे सॉरी यहाँ पर सी होगा, सॉरी जो सी है वो कॉन्सोनेंट टर्म है। ठीक है, तो बी क्या है, बी है ए के पावर 3/2, तो ए के पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, ए है ए स्क्वायर और सी क्या है, सी है 3, जो बराबर किसका दे रखा है 28 के, तो 28 हो जाएगा यहाँ पे। अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a³ माइनस 12a स्क्वायर बराबर 28a। अगर मैं इसको a कॉमन ले लूँ दोनों तरफ से तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 12a और माइनस 28 बराबर 0। ठीक है, अब देखो अब इसको मैं अब सोल्व कर लेता हूँ द्विघात समीकरण पे, से a स्क्वायर माइनस 14a और प्लस 2a माइनस 28 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा a माइनस 14 और प्लस 2 कॉमन लेता हूँ तो a माइनस 14 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगा, a बराबर हो जाएगा 1 14 और हो जाएगा 1 -2। तो और 14 और -2 क्या पूछा है मुझसे, मुझे पूछा है कि इसके संभावित मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। संभावित मान 1 14 1 -2 है, तो इसका गुणनफल हो जाएगा कितना, 14 इंटू -2 बराबर -28 है ना, -28 का आंसर हो जाएगा ये वाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, स्तंभ के वक्र पृष्ठ को 50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगने की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए जब कोई ऐसा बेलनाकार स्तंभ दे रखा है आपको, तो इसका जो वक्र पृष्ठ होगा, क्या होगा वक्र पृष्ठ को रंगना है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ मैं, ये होता है 2πr/h है ना। जब अब मैं आपको लिखवा देता हूँ सारा इसका फॉर्मूला। जब वॉल्यूम की बात करूँ तो ये हो जाएगा πr²h। जब टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला आप लिख लेंगे, आपको याद होनी चाहिए। तो मुझसे पूछा गया है कर्व सरफेस एरिया CSA। ठीक है, तो हो जाएगा 2 और पाई की जगह क्या रखना है 22/7, तो मैं रख देता हूँ 22/7। ये 22/7 और इंटू आर क्या है, आर दे रखा है, ये व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी कितना 14 सेंटीमीटर और एज कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर कोस्ट में निकालूँ, कोस्ट की कितनी लागत आएगी, कितनी आएगी कि 1 प्रति मीटर स्क्वायर का खर्चा 50 रुपये आ रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा 50 से गुना हो जाएगा, तो 2 × 22/7 इंटू 14 इंटू 25 इंटू 50 रुपया। ठीक, अब इसको काट दीजिए, 7 × 14 और सॉरी एक सेंटीमीटर में दे रखा है, मैंने चेंज नहीं किया इसको। जैसे ये जो व्यास जो सेंटीमीटर में दे रखा है ना, यहाँ पे इसको मीटर में चेंज करने के लिए इसको 100 से भाग देना पड़ेगा, तो मैं 100 से भाग दे दिया इधर भी और इधर भी 100 से भाग दे दिया, तो 50 दूना 100 हो जाएगा और ये 2 से ये 2 खत्म। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो 50 चौका 100 1100। ठीक है, 1100 इसका आंसर हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1100 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, मतलब जो ग्रेड 1 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसका लास्ट है। और चलिए देखते हैं इसका। बोला है त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है, AM PS शीर्ष लंब है तथा AN और PT मध्यिकाएं हैं। यदि AM/PS के वैल्यू 3/5 दे रखा है तो त्रिभुज PQR
का क्षेत्रफल 150 और BC बराबर 6 है, तो AM और QR की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलरिटी से आ गया क्वेश्चन। जैसे आप दे रखा है, दो त्रिभुज दे रखा है, दे रखा है ABC, एक त्रिभुज है PQ और R। ये बोला है कि AM और PS श्रीवलंब है, तो AM और PS जो है वो श्रीवलंब है। और बोला है कि AN और PT माध्यिका है। दूसरे कलर से देखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, AN और PT माध्यिका है। माध्यिका मतलब होता है कि जो ये दोनों को इक्वल भाग में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। ये छोटा बन गया था, लेकिन आप मान लेंगे कि दोनों इक्वल है, कि Q से T तक जितनी दूरी है वही दूरी T और R के बीच है, ठीक है। चलिए, तो आगे बोल रहा है कि AM और PT। आपको एक बात बता दूं कि जब आप यहाँ पर नीचे लिख देंगे, जब दो त्रिभुज ABC और सिमिलर है त्रिभुज PQR के, तो उसका सारे साइड का रेशियो बराबर होगा। सारे साइड हो गया, उसके बाद परपेंडिकुलर, मीडियन, सबका रेशियो जो होता है वो हमेशा बराबर होता है ना। जैसे AM और PS का रेशियो दे रखा है, और जो एरिया का रेशियो, ये लिख देता हूँ कि जो एरिया का रेशियो होता है, एरिया का जो रेशियो होता है वो एरिया का रेशियो उसके साइड और मीडियन और परपेंडिकुलर के रेशियो का स्क्वायर होता है, रेशियो का स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए आपको भले इस जो मैं लिखा हूँ आपको समझ नहीं आया होगा, बट मैं आपको समझाऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। चलिए, इसमें ये कह रहा है कि आपको दे रखा है कि AM बटे PS, ये दे रखा है 3/5। तो AM जो दे रखा है, इसका जो परपेंडिकुलर है पहले त्रिभुज का वो दे रखा है, और दूसरे त्रिभुज का जो परपेंडिकुलर है उसका रेशियो दे रखा है। तो मैं अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR के क्षेत्रफल का अगर रेशियो पूछूँ आपसे, तो ये हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 9:25 हो जाएगा, ठीक है। ये तो कंसेप्ट है, इसमें मैं कुछ नहीं किया है ना, कि आपको पता होनी चाहिए चीज़, अगर नहीं पता है तो आप लिख लेंगे, ठीक है। आप देखिए कि अब मुझे क्या कर रहा है कि BC की लंबाई दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर, मतलब ये जो दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। देखिए, और बोला है कि PQR का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है, यहाँ पर बोला हुआ ना, PQR का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है, और PQR के क्षेत्रफल मैंने कितना निकाला, 25। तो 25 के वैल्यू 150 यूनिट है। तो अगर हमसे पूछे 25 के वैल्यू 150 यूनिट है, तो 9 की वैल्यू कितना होगा, तो 25 में कितना से गुना होगा, 6 से, तो 9 में भी 6 से गुना होगा, गुणे 6 तो हो जाएगा 54, हो जाएगा ना 54 भाई। देखिए 54 हो गया। आपको ये पता, ये भी एक जानिए कि AM और PS का रेशियो दे रखा है 3:5, तो वही रेशियो किसका होगा, वही रेशियो हो जाएगा BC और QR का, वही रेशियो होगा AB और PQ का, वही रेशियो होगा PR और वही रेशियो होगा किसका, ये मैंने गलत लिख दिया, वही रेशियो होगा किसका, AC और PR का, ठीक है। ये आपको पता है, नहीं पता तो लिख लेंगे, क्योंकि जितनी भी साइड है, जो भी परपेंडिकुलर है, जो भी बाइसेक्टर है, जो भी मीडियन है, सारा रेशियो इक्वल होता है सिमिलरिटी के केस में, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे दे रखा है कि ये 3:5 दे रखा है मुझे, और BC की वैल्यू 6 दे रखी है, तो QR की वैल्यू यहाँ से निकालनी है मुझे। क्या निकल जाएगा, 6×5 30/3 हो जाएगा। यहाँ से QR बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया ना भाई, QR 10 सेंटीमीटर निकल गया। मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था AM के वैल्यू और QR के वैल्यू का योग। तो QR की वैल्यू मुझे 10 सेंटीमीटर मिल गई, यहाँ पे मुझे निकालना है AM की वैल्यू। देखिए, तो AM की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो 3 दे रखी है यहाँ पे, तो ये तो AM का रेशियो दे रखा है, रेशियो वैल्यू दे रखा है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखा। तो अगर मुझे पता है कि एक त्रिभुज मुझे दे रखा है यहाँ पे, और त्रिभुज का मुझे बेस पता है कि 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का मुझे एरिया पता है कि 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मैं इसका हाइट नहीं निकाल लूँगा, क्योंकि जो एरिया होता है क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका वैल्यू कितना है, 54। तो 1/2 इंटू बेस कितना है, 6, और H बराबर 54। इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 3, और 3 से कट जाएगा तो 18, ठीक है। तो H कितना निकल जाएगा यहाँ से, 18।
एच अगर 18 निकल गया, 18 निकल गया एच, और जिसको एम बोलते हैं, तो एम प्लस क्यू आर की वैल्यू मुझे निकालना है। एम की वैल्यू 18 आ गया और क्यू आर की वैल्यू 10 आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, और 28 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ये वाली ये गलत है, ठीक है। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल आएगा होगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर कोई भी दोस्त आपका तैयारी कर रहा है तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।